जय जिनेन्द्र। मैं नेहा जैन जैन पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। लोक के विषय में जानने की अगली कड़ी में आज हम मेरू पर्वत को समझेंगे। जैसा कि हमें पता है, लोक पुरुष के कमर वाले हिस्से में असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं। सबसे बीच का द्वीप जम्बू द्वीप है और इस द्वीप के बीच में यानी कि लोक पुरुष के नाभि वाले स्थान पर मेरू पर्वत है। वैसे तो 5 मेरू पर्वत हैं पूरे 2.5 द्वीप में, लेकिन आज हम जम्बू द्वीप के मेरू पर्वत के बारे में जानेंगे। इस पर्वत की ऊंचाई बाकी 4 पर्वतों से कुछ ज़्यादा है। मेरू पर्वत मलस्तंभ के आकार का है, यानी कि नीचे से चौड़ा है और धीरे धीरे घटता घटता ऊपर सकरा हो गया है। इसकी ऊंचाई 1 लाख योजन है, जिसमें से 1000 योजन पृथ्वी के अंदर है और बाकी 99,000 योजन पृथ्वी के ऊपर है। यह जो पर्वत है ये ऊर्ध्वलोक तक गया हुआ है और अधोलोक में लगभग 100 योजन तक है। इस तरह से ये मेरू पर्वत तीनों लोकों में है। एक अन्य मान्यता के अनुसार मेरू पर्वत के ऊपर पर्वत पर सबसे ऊपर एक 40 योजन ऊंची चूलिका है। उस चूलिका से बाल के अग्रभाग जितनी मोटाई छोड़कर ऊर्ध्वलोक के प्रथम विमान के प्रतर शुरू हो जाते हैं। और दूसरी मान्यता के अनुसार मेरू पर्वत तीनों लोकों में है। जमीन के अंदर मूल में मेरू पर्वत की चौड़ाई 10,090 सही 10/11 योजन है और पृथ्वी पर इसकी चौड़ाई 10,000 योजन है और घटते घटते शिखर पर इसकी चौड़ाई 1000 योजन रह जाती है। अब मेरू पर्वत 3 कांड यानी कि 3 विभागों में डिवाइडेड है और साथ ही साथ ये 4 वनों से भी घिरा हुआ है। इसका जो प्रथम विभाग यानी कि जो प्रथम कांड है वह 1000 योजन का है। इसमें मिट्टी, कंकड़ और वज्ररत्न की अधिकता है। इसके बाद जो 63,000 योजन पर दूसरा कांड है, इसमें चांदी, स्फटिक और अंक रत्न की प्रचुरता है। और इसके बाद जो तीसरा कांड है वह 36,000 योजन का है और इसमें स्वर्ण की प्रचुरता है। वैसे तो इस पर्वत पर कई देवों के निवास स्थान है और इस पर स्थित जो वन है वो भी वर्णन करने योग्य है, पर अभी हम यहाँ संक्षेप में ही इस पर्वत के बारे में जानेंगे। शास्त्रों में इस पर्वत के अलग अलग 16 नाम बताए गए हैं, लेकिन उसमें से 3 नाम मंदर, मेरू और सुदर्शन मेन है। इस पर्वत का जो अधिष्ठायक देव है उसका नाम मंदर है, इसीलिए उसके नाम पर इस पर्वत का नाम मंदर पर्वत है। मेरू पर्वत, इस पर दूसरा एक और महारथिक देव जिसका नाम मेरू है वह रहता है, इसलिए इस पर्वत को मेरू पर्वत भी कहते हैं। और साथ ही इसी पर्वत को सुदर्शन पर्वत भी कहते हैं, क्योंकि ये स्वर्ण रत्नमय है और इसके दर्शन से ही मन खुश हो जाता है, इसलिए इस पर्वत का नाम सुदर्शन पर्वत भी है। इस पर्वत के चारों तरफ 4 वन हैं, जो स्वयं भूतल भूमि यानी कि जो चित्रा पृथ्वी है वहाँ पर मेरू पर्वत के चारों ओर सबसे पहला वन है। यह वन 4 गजदंत पर्वत और सीता और सीतोदा नदियों के कारण 8 विभागों वाला हो गया है। पूर्व और पश्चिम में ये 22,000 योजन लंबा है और उत्तर और दक्षिण में 250 योजन चौड़ा है। इस तरह से ये पहला भद्रशाल नामक वन है। इसके बाद 500 योजन ऊपर जाने के बाद दूसरा वन आता है जिसका नाम है नंदन वन। जब भी तीर्थंकरों का जन्म महोत्सव मनाया जाता है देवताओं के द्वारा, तब देवता इन्हीं भद्रशाल वन और नंदन वन, इन्हीं वनों से कई प्रकार की औषधियाँ, इत्र, केसर, सुक्खड़, चंदन आदि सामग्रियाँ लेकर जाते हैं और फिर प्रभु की स्नात्र पूजा वहाँ पर करते हैं। नंदन वन 500 योजन चौड़ा है और इस पर 4 शाश्वत जैन चैत्यालय हैं। ये चारों चैत्यालय चारों दिशाओं में हैं। साथ ही 4 दिशाओं में देवता के प्रसाद भी हैं। ये जो प्रसाद हैं ये सौधर्म इंद्र और ईशान इंद्र के प्रसाद हैं। इस तरह से
4 दिशाओं में 4 शाश्वत जिन चैत्य हैं और 4 दिशाओं में देवताओं के प्रसाद हैं। और इन चैत्यालय और देवताओं के प्रसाद के बीच में एक एक शिखर है। इस तरह से कुल 8 शिखर इस पर्वत पर हैं और इन 8 शिखरों पर 8 दिक् कुमारियाँ रहती हैं। 4 दिशाओं में जो प्रसाद बनाए हुए हैं वो ईशान इंद्र और सौधर्म इंद्र के प्रसाद है। नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में जो प्रसाद बने हुए हैं वो ईशान इंद्र के हैं और साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में जो प्रसाद बने हुए हैं वो सौधर्म इंद्र के हैं। और इन प्रसाद के बाहर चारों तरफ 4-4 बावड़ियाँ यानी कि पौंड भी बने हुए हैं। इस तरह से इस पूरे नंदनवन में 4 शाश्वत जिन चैत्य हैं, 4 देवताओं के प्रसाद हैं, 8 शिखर हैं और 16 बावड़ियाँ यानी कि पौंड बने हुए हैं। इसके साथ ही यहाँ पर 1000 योजन ऊंचा और 1000 योजन का डायमीटर वाला वलकूट शिखर भी है। इस पर बल नामक एक देव रहता है, इसी कारण इस शिखर का नाम वलकूट शिखर पड़ा हुआ है। और ये जो डायमीटर है इसका ये 1000 योजन है, जबकि जो हमारा नंदनवन है इसका डायमीटर 500 योजन ही है। तो ये जो वलकूट शिखर है ये 500 योजन तो नंदनवन पर है और 500 योजन बाहर हवा में टिका हुआ है। इसके बाद 62,500 योजन ऊपर जाने पर एक और वन आता है जिसका नाम है सोमनस वन। इस वन की चौड़ाई भी 500 योजन ही है। ये सोमनस वन भी नंदनवन की तरह ही है। यहाँ पर भी 4 शाश्वत जिन चैत्य हैं, देवताओं के प्रसाद हैं 4 और 16 वावड़ियाँ भी हैं। बस अंतर इतना है कि यहाँ पर 8 शिखर नहीं है और ना ही वलकूट शिखर की तरह एक दूसरा शिखर है। यहाँ पर सिर्फ जिन चैत्य हैं और देवताओं के प्रसाद हैं। यहाँ भी सेम नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में ईशान इंद्र के प्रसाद हैं और साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में सौधर्म इंद्र के प्रसाद हैं। ये जो प्रसाद यानी कि इनको हम घर समझ सकते हैं, ये इन देवताओं के सेकेंडरी निवास स्थान है। पहला निवास तो इनका देवलोक में ही है और इनके सेकेंडरी निवास स्थान इन पर्वतों पर है। अब यहाँ एक बात और जानने योग्य है कि जो दूसरा कांड है यह यूं कहे नंदनवन और सोमनस वन के मध्य में ही ज्योतिष लोक भी है, क्योंकि 500 योजन पर नंदनवन है और जो ज्योतिष लोक है वो 790 योजन से शुरू होकर 900 योजन तक रहता है। तो इसी जगह पर ज्योतिष लोक भी है। अब यहाँ से 36,000 योजन ऊपर जाने पर एक चौथा वन आता है जिसका नाम है पांडुक वन। यह एक वर्णन करने योग्य वन है। यह वन कल्पवृक्षों से भरा हुआ है और यहाँ पर देवता आते जाते रहते हैं। पांडुक वन के सेंटर में ही एक चूलिका है जो 40 योजन ऊंची है और इसका जो डायमीटर है वो 12 योजन का है। यह जो चूलिका है ये वैडूर्य यानी कि हरित रत्नमय है। ऊपर में जो मेरू पर्वत है ये 1000 योजन इसकी चौड़ाई है। इसके बीचों बीच 12 योजन चौड़ा, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, 12 योजन चौड़ी एक चूलिका है। तो इस तरह से 12 योजन छोड़कर वलय के आकार में 494 योजन चौड़ा चौथा पांडुक वन है। इस पांडुक वन की चारों दिशाओं में अर्जुन स्वर्णमय अर्धचंद्राकार 4 शिलाएं हैं जिनका नाम है पांडुक बला, अति पांडुक बला, रक्त बला और अति रक्त बला। जो पांडुक बला है वो पूर्व में है, अति पांडुक बला दक्षिण में है, रक्त बला पश्चिम में है और अति रक्त बला उत्तर में है। तो जो पूर्व और पश्चिम में पांडुक बला और रक्त बला है, इन शिलाओं पर 2-2 सिंहासन है और इन पर जो जम्बूद्वीप के महाविद्य क्षेत्र में जिन तीर्थंकरों का जन्म होता है उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है।
क्योंकि महाविद्य क्षेत्र में एक साथ 2 तीर्थंकरों का जन्म हो सकता है, इसलिए इन दोनों शिलाओं पर 2-2 सिंहासन है। और जो अति पांडुक बला जो कि दक्षिण में है, वहाँ पर भरत क्षेत्र में जो तीर्थंकरों का जन्म होता है उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। और अति रक्तबला जो कि उत्तर में है, वहाँ पर ऐरावत क्षेत्र के जो तीर्थंकर हैं उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। अति पांडुक बला और अति रक्तबला जो कि दक्षिण और उत्तर में है, यहाँ पर एक एक ही सिंहासन है, क्योंकि भरत और ऐरावत क्षेत्र में एक बार में एक ही तीर्थंकर का जन्म हो सकता है। साथ ही ये जो सिंहासन है इसकी चौड़ाई 500 धनुष है, लंबाई 250 धनुष है और इसकी जो ऊंचाई है वो 4 धनुष है। ये जो शिलाएं हैं, इन शिलाओं को पांडुक शिला, रक्त शिला, पांडु कंबल शिला और रक्त कंबल शिला भी कहा जाता है। साथ ही नंदन वन और सोमनस वन की तरह पांडुक वन में भी 4 शाश्वत जिन चैत्य भी हैं और जो इसकी चूलिका है उस पर भी एक शाश्वत जिन चैत्य है। इस तरह से पूरे मेरू पर्वत पर कुल 13 शाश्वत जिन चैत्य हैं। तो इस तरह से संक्षेप में हम मेरू पर्वत को समझ सकते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट में भी ये लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आप मेरे चैनल पर और क्या देखना चाहते हैं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।